पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, 1500 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। पीएम के हिमाचल दौरे के बीच 2 मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मची अफरा तफरी। कुल्लू में फिर भूस्खलन, 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, एक ही परिवार की 5 लोगों की मौत। नदी बनी काल, उजड़ गए 2 हंसते खेलते परिवार, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। हिमाचल में आई आपदा को लेकर खालिस्तानी पन्नू ने फिर उगला जहर, पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। पीडब्ल्यूडी को मिली 35 नई गाड़ियां, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिखाई झंडी। नमस्कार, पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय शेड्यूल के तहत आज हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। पीएम मोदी विशेष विमान से गगल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका राज्यपाल, सीएम और नेता विपक्ष ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात की और उनके साथ दुख दर्द साझा किया। इस दौरान पीएम मोदी नन्ही बच्ची निकिता से भी मिले, जो आपदा में अपने माता पिता को खो चुकी है। पीएम ने निकिता की बुआ को आश्वासन दिया कि बच्ची की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई लोगों के साथ भी मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए कई बड़े फैसले लिए ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके, जिसके तहत उन्होंने प्रदेश में राहत कार्यों और पुनर्विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष फंड को मंजूरी भी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदेश के उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जहां भूस्खलन और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस दौरान पीएम ने कई एंगल से हवाई सर्वेक्षण किया ताकि पूरे इलाके की स्थिति को समझा जा सके। प्रदेश बीजेपी ने आपदा की इस घड़ी में पीएम मोदी के दौरे को सराहनीय बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उनका धन्यवाद करना चाहिए। वहीं इस बीच सीएम सुक्खू ने कहा कि पीएम ने 1500 करोड़ की जो फौरी राहत की घोषणा की है वो समय पर मिलनी चाहिए ताकि लोगों को जल्द राहत मिले। सीएम सुक्खू ने और क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने के सामने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन रखी, चीफ सेक्रेटरी महोदय ने प्रेजेंटेशन रखी, दिल्ली के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सदस्य थे और हमारी सरकार नेता प्रतिपक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर और लोकल एमएलए केवल सिंह पठानी जी, सब लोग हम यहाँ थे। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्ट लैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की, वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की
हमने कहा नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग डिफाइन की है। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती, उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। तो हिमाचल के परिवेश में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे और हमने उनसे बातें की है। अब सहायता का जो घोषणा करके गई है, अब उसका इंतजार है कि वो जल्दी लागू हो। और उस सहायता से पहले हमें जो वन अधिकार नियमों में परिवर्तन करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ ना। और दूसरे क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर हम जो आपदा प्रभावित परिवार है अपनी ज़मीन पर बसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हमको वन भूमि में कहीं 1 बीघा जहाँ कोई पेड़ नहीं लगा वहाँ सेफ साइड में हमें 1 बीघा दे दो। वो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण हो टनलिंग पर आधारित हो। कालका से शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में 100 साल पहले बनी है, 103 टनल है, आज तक कभी नहीं रुका। तो टनलिंग का निर्माण हो और अल्टरनेट रूट के बारे में सोचा जाए। अल्टरनेट रूट में हमने कहा कि कांगड़ा पठानकोट से एक मनाली के लिए जो भूगुजो टनल बन जाए, तो सीधा मनाली के लिए एक टनल बनकर जो कांगड़ा से जोड़ा जा सकता है। और जब कभी भी मनाली कभी भी बंद नहीं होगा, अभी तो ये बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है, इस प्रकार की बात की। और हमने कहा कि एडिशनल बोरिंग 2% हमें दी जाए ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को हम पार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए जहाँ परिवर्तन करना होगा, अधिकारियों की को दिशा निर्देश दिए। अब उस पर कितना अमली जामा पहुँचता है वो आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये जो चेंजेस लाएंगे इसको आपको असेंबली में लाना होगा और ये पार्लियामेंट के पास पता करें। अगर असेंबली में लाना होता तो हमने असेंबली में अभी ला दिया होता, ये पार्लियामेंट के पास था। जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए क्या कुछ? देखिए, जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया है। उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो 1,30,000 रुपया मिलता है, लेकिन हमने कहा 1,30,000 में घर नहीं बनता है। हमने उस 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपया प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को, जो भी आपदा में जिसका घर टूट गया है, 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। आप जिसका घर टूटने के बाद जो उसके सामान होता है, बर्तन होते हैं, उसके लिए 70,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिसका पशु चला गया, भैंस चली गई है, गाय चली गई है, उसको 55,000 रुपया जितने की कीमत है उतने की गाय भैंस की कीमत के पैसे दिए जाएंगे। और जिनके ज़मीन में पानी घुस गया है उसको 1 बीघे का हम 10,000 रुपया प्रति बीघा किसी हिसाब से सिल्ट हटाने का देंगे। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का अपना आपदा राहत पैकेज है, जिसको कि हमने अपने लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए घोषित किया है। सब क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी 1500 करोड़ देने की घोषणा की है, हिमाचल सरकार ने कर दी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य ने भी जो उन्होंने अभी कहा उसके बाद का अगला कि मैं तत्काल 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूँ। अब किस रूप में आता है ये देखना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के बीच प्रदेश के 2 बड़े मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके चलते चारों ओर अफरा तफरी मच गई और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। मेडिकल कॉलेज चंबा और मंडी के नैरचौक मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिली। तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों अस्पतालों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। मरीजों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बम की धमकी के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल था। अस्पताल प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। मंडी से क्विक रिस्पांस टीम और बम निरोधक दस्ता भी नैरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंच गया और परिसर की गहन तलाशी ली गई। पुलिस ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक की तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिर भी एहतियात के तौर पर
सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की धमकी देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साइबर सेल की टीम धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज जब मैं सुबह ऑफिस में गया, थोड़ा नॉर्मल टाइम से मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया, 9:30 के करीब मैं पहुँच गया और वहाँ पे हमारे ऑफिस में जो 10 बजे ऑफिस वाला आया और उसने ऑफिस की मेल खोली तो सबसे पहले मेल एक हमें आई हुई थी। उसमें हमें स्केयर था, उसमें लिखा था कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसमें जो टाइम लिखा था 2:45 लिखा था मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का। उसके बाद उसी में लिखा था कि उसके बाद सीएम सेक्रेटरीट का, उसके 45 मिनट्स बाद वहाँ से बम से उड़ाने की उसमें धमकी दी। तो इतने में मैं उसके बाद इमीडिएटली मैंने डी साहब को संपर्क किया और डी साहब ने इमीडिएटली मेरे साथ बात की। उन्होंने इमीडिएटली हमारा बम स्क्वाड वहाँ पे SHO को ड्यूटी लगाई, SP साहब से बात की, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भेजे। उसमें एक दो इशू था, हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा था। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बच्चों का 10 से 1 बजे तक एग्ज़ाम था। तो डी साहब ने हमें डायरेक्शंस दी कि हम भी ये चाहते थे कि वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो ताकि वो पैनिक ना क्रिएट हो और हॉस्पिटल में भी पैनिक ना क्रिएट हो। तो हमने पहले यूनिवर्सिटी के जहाँ एग्ज़ाम चल रहा था 2 हॉल्स में, वहाँ पे बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से मूवमेंट की और वहाँ से क्लियरेंस मिली और वो पेपर हमने कंटिन्यू होने दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस करने के बाद उसके बाद नीचे मेडिकल का जो हॉस्पिटल में भी अभी वो चल रहा है। बाकी आपका थोड़ा सा ये आपको हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मानिक आपको इसको अभी क्या है सर? ठीक है सर, सेपरेशन जो है अभी सब ठीक है, पर एक प्रोटोकॉल रहता है जब भी ऐसी कोई पैटर्न मेल आती है, जैसे सर को मेल आईडी में आई तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रोटोकॉल के कार्यरत जैसे सर ने बताया, डीसी साहब से बात हुई, फिर अभी सभी पुलिस सबसे पहले हमारा था प्रायोरिटी जो बच्चे का यूनिवर्सिटी एग्जाम था आज, तो सबसे पहले ऊपर चेक कराया गया, उसके बाद OPD ब्लॉक खाली कराया गया और उसके बाद फिर हॉस्पिटल का ब्लॉक खाली कराया गया। इसमें डॉग स्क्वाड भी था, बॉम्ब स्क्वाड भी थे, पुलिस के लोग भी थे और अभी ऑलमोस्ट 1-2 वार्ड्स को छोड़ के सारा जो है सैनिटाइज हो चुका है। और इसमें यही हम सबकी राय है कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर था, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि किसी का कोई नुकसान ना हो। प्राथमिकता हमारी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ही थी। अब मेल पढ़ के हमें लग रहा था ये हॉक्स मेल है, फॉल्स मेल क्रिएट की गई है, पर इसी चक्कर को, प्रोटेक्शन को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये जो है आज कार्रवाई की गई है और थोड़ी देर में ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी और जैसे ही हमें क्लियरेंस मिल जाएगी, जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो अपने तरीके से दोबारा करना, OPD, इमरजेंसीज, OT जो है उसी तरीके से शुरू हो जाए। सर, सेंसिटिव मरीजों को कैसे संभालना है? हाँ जी, सेंसिटिव मरीजों को कैसे संभालना? देखो जो सेंसिटिव मरीज हैं, ऐसे आप देखो हॉस्पिटल में हर प्रकार के आपको मरीज मिलेंगे। अब जैसे ऑर्थो के मरीज हैं, जिनकी फ्रैक्चर है, टांग है, उनको तो हम बाहर नहीं कर सकते। मेडिसिन में कोई सिक पेशेंट है जिनका सिजेरियन चल रहा है, उनको तो हमने नहीं बाहर किया, उनके पास सिक्योरिटी तैनात की और प्रायोरिटी जो चेकअप की थी डॉग स्क्वाड की, वो वहाँ की है जहाँ पे लोग बाहर नहीं आ सकते। हम सारे देखो OPD को खाली करा सकते हो आप, वार्ड्स को खाली नहीं करा सकते। अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसको आप नहीं रोक सकते, वो भी एक सिक्योरिटी मेजर होता है। तो प्रायोरिटी उधर दी गई सैनिटाइजेशन की और उसके बाद बाकी चीज़ों को सैनिटाइज किया गया। प्रदेश में मौसम खुलने के बाद भी बादल फटने और भूस्खलन होने की घटनाएं जारी हैं। बीती रात जिला कुल्लू के निरमंड उपमंडल के शमारनी गांव में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे काफी तबाही मची। यहां भूस्खलन के कारण एक मकान में सो रहे एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मलबे में दबने के कारण मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य घायल हो गए, जिन्हें निरमंड में प्राथमिक उपचार देने के बाद रामपुर के खनेरी अस्पताल में रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने घटना के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू किया और लापता लोगों की तलाश की। काफ़ी देर तलाश करने के बाद मलबे से एक शव निकाला गया, जबकि आज सुबह करीब 6 बजे NDRF और प्रशासन का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और मलबे में दबे लोगों की तलाश शुरू की। करीब 6 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 और शवों को भी मलबे से बाहर निकाला गया। गांव के 3 से 4 घरों को भूस्खलन से नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के पहनाला क्षेत्र के शिली राजगिली पंचायत के शगाड़ गांव में भी तबाही हुई है। यहां बीती देर शाम को भारी बारिश होने से बाढ़ आ गई। बाढ़ के मलबे से गांव में लोगों में अफरा तफरी मच गई और कई घरों और बगीचों में बाढ़ का मलबा घुस गया। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निरमंड सब डिवीजन में शर्मनी विलेज घाटू ग्राम पंचायत में ये इंसिडेंट हुआ है।
रात को लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास लैंडस्लाइड रिपोर्टेड है, तो वहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान ने रिपोर्ट किया था ये पुलिस को। इसमें अनफॉर्चुनेटली 2 घर जो है कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं, जिसमें 2 फैमिलीज़ के जो 8 मेंबर्स हैं इसमें अफेक्ट हुए हैं। 3 इंजर्ड लोगों को रामपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है, और बाकी जो 5 मिसिंग थे उसमें से 4 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हो चुकी हैं, और 1 डेड बॉडी जो है वह अभी रिकवर करने को है। सर्च ऑपरेशन वहाँ पे और ज़्यादा एक्सपीडाइट करने के लिए हमने एनडीआरएफ की रिक्विजिशन की थी, और वो वहाँ पर स्पॉट पे पहुँच गए हैं। फर्दर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने जो है एसडीआरएफ को भी इन्फॉर्म किया है, और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो एसडीआरएफ को भी लगाया जाएगा। ऊना जिला के उपमंडल गगरेट के कुठेहड़ा जसवाला गांव में सोनभद्रा नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर के बह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक का शव ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ बरामद हुआ, जबकि दूसरे का शव सोनभद्रा नदी में कुछ ही दूरी पर दबा मिला। गगरेट पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कुठेड़ा जसवाला के 49 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र यशपाल और 49 वर्षीय सुरजीवन पुत्र रोशन सिंह बीती रात सोनभद्रा नदी के उस पार नंदपुर में ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतकर वापस आ रहे थे। उस समय सोनभद्रा नदी उफान पर थी। अंधेरा होने के कारण वे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर नदी में उतारा तो वह अचानक पलट गया। इसके चलते ट्रैक्टर पर बैठा युवक पानी के बहाव के साथ बह गया और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसा होते किसी ने देख लिया और तत्काल मदद के लिए लोगों को फोन किया। लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे से सुरजीवन को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर संजीवन का शव भी बरामद हो गया। दोनों शादीशुदा से सुरजीवन की 2 बेटियां और संजीव के 1 बेटा व 1 बेटी है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन के जनरल काउंसिल गुरपतवंत पन्नू ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने पानी को हथियार बनाते हुए तथा कथित वाटर बम का इस्तेमाल किया, जिससे प्रदेश में आई तबाही में सैकड़ों हिंदुओं की मौत हुई। पीएम मोदी के प्रस्तावित कांगड़ा दौरे के बीच पन्नू ने लोगों से उनके कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान किया। पन्नू ने इसे राज्य प्रायोजित जल आतंकवाद करार देते हुए कहा कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सोची समझी कार्रवाई है। पन्नू ने इसके लिए एक पोर्टल और हेल्पलाइन भी शुरू करने का दावा किया है। पन्नू का कहना है कि हिमाचल के हिंदुओं की मदद के लिए वह $10 मिलियन का दास बंद फॉर फ्रीडम फंड उपलब्ध करवाएगा। इसके बदले पोर्टल के माध्यम से हस्ताक्षर करने वालों को यह घोषणा करनी होगी कि पंजाब के भारतीय कब्जे से मुक्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश खालिस्तान का हिस्सा होगा। इस बयान को ईमेल के जरिए हिमाचल प्रदेश के कई नेताओं और अधिकारियों को भी भेजा गया है। सूची में कई विधायकों, पूर्व विधायकों और विभिन्न विभागों से जुड़े ईमेल आईडी शामिल हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पीडब्ल्यूडी विभाग को 35 नई गाड़ियों की सौगात दी, जिन्हें मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विभाग 70 गाड़ियां खरीदने जा रहा है। पहले चरण में 3.5 करोड़ की लागत से 35 गाड़ियों की खरीद की गई है, जिनको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि फील्ड वर्क में तेजी लाई जा सके। वहीं मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आपदा के कहर के बाद से अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनको खोलने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। 2-3 दिन से मौसम साथ दे रहा है, जिसके चलते कई सड़कों को खोल दिया गया है। सेब बागवानों को परेशानी न हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। नदियों के रास्ते सेब को निकालकर मंडियों तक पहुंचाने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा संभव हो पाया तो सरकार इसके लिए तैयार है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।